एक बेहद ही गरीब परिवार की जवान लड़की जो शाम के वक्त ड्यूटी कर जब अपने घर के लिए निकलती है, अचानक रास्ते से कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद परिवार वाले उसे हर जगहों पर ढूंढते हैं। देखते ही देखते लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है, पर आखिरकार 22 दिनों बाद एक ऐसी सच्चाई मालूम चलती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है गोला। गोला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है विष्णुपुर और इसी विष्णुपुर गांव का रहने वाला जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश जिसकी उम्र है 55 साल, जो ठेले पे सब्जियां वगैरह बेच करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। जयप्रकाश के परिवार में सिर्फ उसकी 2 बेटियां हैं, क्योंकि उसकी पत्नी की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। जयप्रकाश की बड़ी बेटी का नाम है राधा और छोटी बेटी का नाम है प्रिया। प्रिया जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, राधा की शादी कर चुका है और प्रिया जो कि गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर एक मॉल में नौकरी करती है। बात कर रहा हूँ मैं 26 जुलाई की शाम के वक्त। दरअसल प्रिया जब अपना काम ख़त्म कर लेती है, शाम के वक्त जब वहाँ से निकलती है, अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि आज मैं घर आ रही हूँ। पर देर शाम तक भी प्रिया जब अपने घर पे नहीं पहुँचती है, जयप्रकाश अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करता है, पर अब प्रिया का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब प्रिया के नंबर पे फ़ोन नहीं लगता है, आखिरकार जयप्रकाश अपने उस रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन करता है जिसके यहाँ रह करके प्रिया नौकरी कर रही थी। लेकिन रिश्तेदार के यहाँ जब फ़ोन करता है तो मालूम चलता है कि प्रिया कब का अपने घर के लिए निकल चुकी है। रिश्तेदार वाले जैसी तरह की बात कहते हैं, ये जान करके अब जयप्रकाश एकदम से परेशान हो उठता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढे कहाँ। हालांकि बावजूद इसके जयप्रकाश अपनी तमाम कोशिश करता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी ना तो प्रिया घर पे आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। लेकिन प्रिया जब सुबह तक भी घर नहीं आती है, ना जाने जयप्रकाश को क्यों अपने दामाद सुनील के ऊपर ही शक चला जाता है। दरअसल प्रिया जो अक्सर अपने जीजा से बातचीत करते रहती थी, इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह जयप्रकाश अपने दामाद सुनील के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे अपनी बेटी प्रिया के बारे में पूछता है। साथ ही साथ उसे कहता है कि सच बता दो मेरी बेटी कहाँ पे है। लेकिन सुनील को जब मालूम चलता है कि प्रिया कहीं गायब हो चुकी है, ये जानकर सुनील भी परेशान हो जाता है। सुनील अपने ससुर को लाख समझाने की कोशिश करता है कि मुझे प्रिया के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन जयप्रकाश अपने दामाद की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए अब जयप्रकाश अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करता है और राधा को धमकी देते हुए कहता है कि अपने पति को समझा दो और उसे बोल दो कि मेरी बेटी जहाँ भी है सही सलामत घर पे भेज दे, वरना मैं थाने में जा रहा हूँ और सुनील के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगा। थाने में जब जाने की धमकी देता है, ये सुनकर राधा भी एकदम से डर जाती है और साथ ही साथ अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है। इस पर सुनील अपनी पत्नी के सर पर हाथ रख करके कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खा करके कह रहा हूँ, मुझे वाकई में प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। साथ ही साथ अपने पिता को समझा दो कि वो थाने में ना जाए, वरना बेवजह पुलिस मुझे परेशान करेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना तो जयप्रकाश थाने में जाता है और ना ही इस बारे में पुलिस को कुछ बताता है, क्योंकि जयप्रकाश को अपनी इज्जत को भी लेकर डर सताता है। हालांकि इस बारे में जयप्रकाश के पड़ोसी जब प्रिया के बारे में पूछताछ करते हैं तो जयप्रकाश अपने पड़ोसियों से भी झूठ बोल देता है। दरअसल जयप्रकाश पड़ोसियों से कहता है कि प्रिया गोरखपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे है। उसके बाद से जयप्रकाश अपनी बेटी को हर जगहों पर ढूंढना शुरू करता है। देखते ही देखते लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है। जयप्रकाश के साथ साथ उसकी बेटी और दामाद दोनों ही परेशान होते हैं। पर जैसे ही 3 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार 22 दिनों बाद 17 अगस्त को सुबह सुबह जयप्रकाश अपनी बेटी राधा के नंबर पर फ़ोन करता है और रोते हुए अपनी बेटी से कहता है कि दरअसल प्रिया कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि मैंने ही उसकी हत्या कर दिया है। अपनी ही बेटी की हत्या के बारे में जब राधा से कहता है, ये सुनकर राधा भी एकदम से चौंक जाती है। काफ़ी हड़बड़ाहट में अपने पिता से पूछती है कि आखिरकार तुमने प्रिया की हत्या क्यों किया। इस पर जयप्रकाश अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश किया था, दरअसल वो गलत राह पे निकल चुकी थी, पर लाख समझाने के बावजूद भी प्रिया मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी।
इसीलिए मजबूर होकर मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। जब ये सारी बातें राधा से कहता है, राधा अब ये सारी बातें अपने पति सुनील को बताती है। सुनील को जब मालूम चलता है कि उसके ससुर ने उसकी साली की हत्या कर दिया है, सुनील को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब वो करे क्या। इसीलिए सुनील अपने एक दोस्त विनोद के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे सारी बात बताता है। साथ ही साथ उससे पूछता है कि बताओ आगे मैं क्या करूं। इस पे विनोद सुनील को समझाते हुए कहता है कि दरअसल ये हत्या का मामला है, इसीलिए तुम थाने में जाओ और जाकर पुलिस को सब कुछ बता दो, वरना पुलिस को अगर मालूम चला कि प्रिया के हत्या के बारे में तुम्हारे पूरे परिवार को मालूम था, इस चक्कर में तुम सब के सब बुरी तरीके से फंस जाओगे। विनोद जब इस तरह की सुझाव देता है, उसी वक्त ही सुनील गोला थाने में जाता है और जाकर सारी बात पुलिस को बता देता है। इधर पुलिस को जब सारी सच्चाई मालूम चलती है, उसी वक्त ही अपनी टीम के साथ विष्णुपुर गांव ओम प्रकाश के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस को ओम प्रकाश मिल जाता है। पुलिस ओम प्रकाश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर ओम प्रकाश से उसकी बेटी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश जब प्रिया की हत्या की कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब जयप्रकाश की पत्नी की मौत हो जाती है। जयप्रकाश की पत्नी की जब मौत होती है, उस वक्त जयप्रकाश की दोनों बेटियां मात्र 10 और 12 साल की होती है। पत्नी की मौत के बाद जयप्रकाश बड़ी मुश्किल से अपने बच्चियों की परवरिश करता है। इधर राधा जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद से जयप्रकाश अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे सुनील के बारे में मालूम चलता है। दरअसल सुनील जो उसी के बगल के गांव का रहने वाला है। सुनील जब उसे पसंद आ जाता है, आखिरकार जयप्रकाश अपनी बेटी की शादी रीति रिवाज के तहत सुनील से कर देता है। राधा जब शादी कर अपने ससुराल चली जाती है, उसके बाद से जयप्रकाश के घर में सिर्फ जयप्रकाश और उसकी छोटी बेटी प्रिया ही रह जाती है। उस वक्त प्रिया जो अपने ही इलाके से हाई स्कूल में पढ़ाई करती है, लेकिन प्रिया की भी जैसे इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म हो जाती है, तब तक प्रिया भी जवानी की दहलीज पे कदम रख देती है। एक दिन शाम के वक्त जयप्रकाश जब अपने घर पे पहुंचता है, उस वक्त प्रिया अपने घर के अंदर बाथरूम में नहा रही थी। जयप्रकाश जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, उसी हालत में प्रिया नहा करके अपने बाथरूम से निकलती है। चूँकि उसके कपड़े सारे भीगे हुए थे, इसीलिए उसका पूरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। जयप्रकाश जैसे ही अपनी बेटी को इस स्थिति में देखता है, देख करके उसे अपनी पत्नी याद आ जाती है। दरअसल जयप्रकाश की कहीं ना कहीं अपनी बेटी को देख करके नीयत खराब हो जाती है। उस वक्त तो जयप्रकाश अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन उसके बाद से जयप्रकाश के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है कि जयप्रकाश अपनी ही बेटी का इज्जत लूटने का तय कर देता है। उसके बाद से एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजरता है, एक दिन शाम के वक्त प्रिया जब खाना वाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, जब वो गहरी नींद में सो जाती है, चुपके से जयप्रकाश के कमरे में चला जाता है और सोते वक्त ही प्रिया के साथ दुष्कर्म कर देता है। हालांकि उस टाइम प्रिया चीखने और चिल्लाने की कोशिश तो करती है, लेकिन जयप्रकाश उसका मुंह दबा देता है। जयप्रकाश की जब अपनी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद अपनी बेटी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब अपनी बेटी को डराने की कोशिश करता है, प्रिया भी डर जाती है और डर के मारे इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन प्रिया जब इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है, इधर जयप्रकाश के और भी हौसला बढ़ जाता है। उसके बाद से जयप्रकाश का जब भी मन करता है, अपने ही घर के अंदर अपनी बेटी के साथ अपनी हवस पूरी कर लेता है। उस वक्त जो प्रिया अपने जीजा और बहन से बातचीत तो करती है, लेकिन चाह करके भी इस बारे में दोनों को कुछ नहीं बता पाती है। लेकिन प्रिया जब अपने पिता से थक जाती है, आखिरकार एक फैसला लेती है, अपना घर छोड़ देती है और फिर गोरखपुर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है और फिर वहीं के एक मॉल में नौकरी करने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि बेटी तो बेटी ही होती है। प्रिया जब अपने पिता से अलग होकर के रहने लगती है, ना चाहते हुए भी प्रिया को अपने पिता को लेकर चिंता सताने लगता है। दरअसल प्रिया अक्सर सोचती है कि जब मैं घर पे नहीं हूँ, न जाने पापा कैसे होंगे। इसीलिए बीच बीच में जब भी उसे मौका मिलता है, अपने पिता को देखने के लिए घर पे आ जाती है। लेकिन प्रिया जब भी अपने पिता को देखने के लिए घर पे आती है, इस मौके का जयप्रकाश भरपूर फ़ायदा उठाता है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सारी दर्द तकलीफ़ को प्रिया झेलते जाती है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। हर रोज़ के तरह 26 जुलाई को भी प्रिया का जब अपना काम ख़त्म हो जाता है, अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर के लिए निकलती है। लेकिन शाम के वक्त जब गोरखपुर से अपने घर के लिए निकलती है, सबसे पहले अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है
और कहती है कि मैं घर आ रही हूँ। उस वक्त जयप्रकाश जो कि मार्केट में सब्जियां बेच रहा था, जयप्रकाश को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी आज घर आ रही है, थोड़ी देर पहले ही अपने घर पे पहुंच जाता है और अपनी बेटी का इंतज़ार करने लगता है। देर रात 8 बजे तक प्रिया जब अपने घर पे पहुंचती है, बड़ी खुशहाल तरीके से खाना वाना बनाती है। बाप बेटी दोनों मिलकर एक साथ ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर प्रिया जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसके थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश अपनी बेटी के कमरे में पहुंच जाता है और फिर पहले के जैसे ही प्रिया के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन इस बार प्रिया अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। पर जयप्रकाश के दिमाग में शैतान इस प्रकार से हावी हो चुका था कि प्रिया के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। प्रिया जब अपने पिता की बात नहीं मानती है, जयप्रकाश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही प्रिया की गला दबाकर हत्या कर देता है। लेकिन प्रिया की जब मौत हो जाती है, उसके बाद भी जयप्रकाश अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, बल्कि मौत के बाद डेड बॉडी के साथ अपनी हवस पूरी करता है। पर जब होश में आता है, अब जयप्रकाश को जेल जाने का डर सताने लगता है। इसीलिए जयप्रकाश अब अपने आप को बचाने के लिए एक तरकीब बनाता है। सबसे पहले अपने घर के अंदर जाता है, घर के अंदर से एक तेज़धार हथियार को लाता है और उसी हथियार से प्रिया के सर और धड़ को अलग कर देता है। उसके बाद से घर के अंदर से 3 बोरियां लेकर के आता है। एक बोरी में उसके सर को रखता है, दूसरी बोरी में उसके डेड बॉडी को भरता है। जो वहाँ पे खून गिरा होता है उसे साफ़ करने के लिए प्रिया के शरीर के सारे कपड़े उतार लेता है और उन्हीं कपड़ों से घर की बेहतर तरीके से सफाई करता है। साथ ही साथ उन सारे कपड़ों को तीसरे बोरी में पैक कर देता है और फिर रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास तीनों बोरी को अपने ठेलिए में लोड करके चुपके से अपने घर से बाहर निकलता है। सबसे पहले रुकवा थाना क्षेत्र में जाता है और रुकवा थाना क्षेत्र के एक झाड़ी में उसके सर को फेंक देता है। उसके बाद से उसके धड़ और कपड़े को लेकर के इसी गोला थाना क्षेत्र के चेनवा नाला के पास जाता है और धड़ को भी उसी नाले में फेंक देता है। उसके बाद से वापस अपने घर पे आ जाता है। घर आने के बाद नहा धो करके बड़ी सुकून के साथ अपनी नींद लेता है। सुबह जब उठता है, अब अपने आप को बचाने के लिए दरअसल अपने दामाद को ही फंसाने की कोशिश करता है। अपनी बेटी को ढूंढने का नाटक शुरू करता है। साथ ही साथ अपने दामाद के ही नंबर पर फ़ोन करता है और अपने दामाद को ही धमकी देते हुए कहता है कि मेरी बेटी को तुमने ही कहीं गायब किया है, सही सलामत उसे मेरे घर पे भेज दो, वरना मैं थाने में चला जाऊंगा। वाकई में जयप्रकाश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस जयप्रकाश को लेकर उसके बताए हुए जगह चेनवा नाले पे जाती है। वहाँ पे जब जा करके ढूंढना शुरू करती है, आखिरकार वहाँ पे प्रीति की डेड बॉडी बरामद तो होती है। चूँकि 22 दिन का समय गुजर चुका था, इसलिए प्रीति की डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ गल चुका था। पुलिस जयप्रकाश को लेकर के रुकवा थाने में भी जाती है। जाकर झाड़ी में हर जगहों पे उसके सर को ढूंढती है, पर बावजूद इसके प्रीति का सर बरामद नहीं होता है। जयप्रकाश जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है, पुलिस उसे हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है विनीत सिंह। विनीत सिंह जो रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नूर हसन अंसारी। नूर हसन अंसारी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं इमदाद अली। इमदाद अली जो जेल रोड मैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अकबर अली। अकबर अली जो राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मकसूद खान। मकसूद खान जो नेपाल के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।